हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई रूम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की है और आज की जो हमारा सेशन है वो 9th वीडियोस का सेशन है। तो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज आज की जो होगी, इसमें सेगमेंट पॉलिटी और करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर 101 नंबर से क्वेश्चन से बात करेंगे, क्योंकि 100 तक हम क्वेश्चन यहाँ पर पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में लगा चुके हैं, तो आज हम यहाँ पर 101 क्वेश्चन से बात करने वाले हैं। स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। देखो, स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत जो बात यहाँ पर सामने आती है, किसके द्वारा चालू किया गया था, तो इसरो के द्वारा चालू किया गया। तो इसरो के द्वारा इसको चालू किया गया था, तो ऑप्शन में आप सी टिक लगा दोगे, इसरो के द्वारा। लेकिन क्यों किया था, तो अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम और अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए जो मंजूरी दे दी गई है वो शिव शक्ति पॉइंट के लिए, क्योंकि ये किसी भी देश के द्वारा नाम अगर रखा जाता है तो IAU के द्वारा ही उसको मान्यता अगर मिल जाती है, तभी उसको अप्लाई किया जाता है या अप्रूव्ड माना जाता है। तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजा के द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री भारत के किया गए हैं नरेंद्र मोदी जी को भूटान के राजा के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित। लेकिन पुरस्कार कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ द ब्रुक ग्याल्पो पुरस्कार का नाम है। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ सही है। ये पॉलिटी और करंट अफेयर के सेगमेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ करंट अफेयर के चल रहे हैं, आगे हो सकता है पॉलिटी के क्वेश्चन आगे, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है। भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन कहाँ होगा, तो यह जम्मू कश्मीर में शुरुआत होने वाली है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से व्यक्ति हैं, बात आ रही है, तो मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है, किसके लिए। तो भारत निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सक्षम ऐप को लॉन्च किया है, लेकिन किसके लिए, तो विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण तथा चुनाव के दौरान सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जो नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। देखो, नाटो का बात कर रहा है, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो आप बोलोगे स्वीडन। स्वीडन 32वां सदस्य बना है। नाटो क्या है, नाटो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी, उत्तरी अटलांटिक संधि और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों के हस्ताक्षर के द्वारा इसकी की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 32वां सदस्य स्वीडन बन चुका। निम्नलिखित में से कौन सा सीमा सुरक्षा बल, BSF की बात कर रहा है, कि पहली महिला स्नाइपर बनी। तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, ये क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुमन कुमारी बनी हुई, ध्यान रखिए। कौन, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पहली महिला स्नाइपर है वो सुमन कुमारी बनी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी। देखो, इंटरनेशनल वुमेन डे 2024 की थीम की बात कर रहा है, क्या थी, तो आप कहोगे इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इसकी वर्ष की 2024 की थीम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन किया गया है, वो किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो कहां पर किया गया है, आप बोलोगे हुगली नदी पर। क्या हुगली नदी बोले तो वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान कैंप कहां पर स्थापित किया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत का पहला है और यह स्थापित कहाँ किया जा रहा है, तो ये पटना में स्थापित किया जा रहा है। पटना बोले तो बिहार में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉल्फिन की बहुत जरूरत है भारत को, है ना। उत्तर प्रदेश का क्या है, ये उत्तर प्रदेश का क्या है डॉल्फिन, आप मुझे कमेंट करके बताओ। भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है। देखो, ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत बात कर रहा है, भारत के द्वारा की गई है अपने नागरिकों को बचाने के लिए, किस देश से,
तो हैती, यहाँ की हैती एक देश है, वहां पे की गई। ठीक, कैरिबियाई देश है हैती, है ना, ध्यान रखना है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पर स्थित? भारत का स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और यह स्थापित कहाँ पर है? तो यह कलपक्कम में स्थापित है। अब ये कलपक्कम कहाँ, किस राज्य में है? तो आप कहोगे तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखिएगा, किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में कलपक्कम में, वहीं पर भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित किया गया। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना। और यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की, एमपीपीएससी की, और किसकी कर रहे हो आप लोग, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब मल्टीपल्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम्स की, तो वहां पर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत लाभदायक होती है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है नट लर्निंग। खैर, क्वेश्चन चलते हैं। डेनियल kahneman, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आर्थिक विज्ञान में स्वेगेरिस रिक्स बैंक पुरस्कार 2000 निम्नलिखित में से इस वर्ष प्रदान किया गया? तो इनको प्रधान पुरस्कार जो है 2002 के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा है, थोड़ा सा, है ना, वॉइस ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे झारखंड। ध्यान रखिए, कौन सा? झारखंड राज्य ने इसने पहली योजना ऐसी बनाई है। और मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? चंपई सोरेन। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह योजना की प्रोत्साहन देने के लिए शुरुआत की। भारत में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां पर ASTDS टग ऑप्शन ग्रेस पाने वाला पहला बंदरगाह बना? भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है? पारादीप है। पारादीप कहां पर है? पारादीप उड़ीसा में। ध्यान रखिए, ऑप्शन ग्रेस पाने वाला भारत का पहला बंदरगाह। भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किया? AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आइरिस इसका नाम है, और यह भारत के किस राज्य में? तो आप बोलोगे केरल राज्य में स्थापित, मतलब केरल राज्य में इसको प्रस्तुत किया गया था। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया गया? देखो, समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? तो मलेशिया देश के बीच में शुरुआत किया गया। चापचर कुट महोत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऐसे महोत्सव जो होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चापचर कुट महोत्सव की शुरुआत मिजोरम में की गई है, और ये वहां का प्रमुख, ध्यान रखिएगा, उत्सव है, और प्रमुख तौर पर इसको मनाया भी जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। देखो, मैंने आपसे बोला था ना पॉलिटी और करंट अफेयर्स के, तो यहाँ से पॉलिटी की शुरुआत हो जाएगी, ऊपर करंट अफेयर के थे। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस संसदीय मंच के द्वारा पदेन अध्यक्ष नहीं? तो लोकसभा जो अध्यक्ष है किस संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है? क्वेश्चन ये है। तो युवाओं का संसदीय मंच का होता है, जल संरक्षण प्रबंधन पर संसदीय मंच का होता है, ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन मंच का होता है, लेकिन जो सी ऑप्शन है जनसंख्या सार्वजनिक स्वास्थ्य और संसदीय मंच का अध्यक्ष पद नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट आता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको CAG कहते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का संविधान अनुच्छेद 149 में 149 में CAG को एक स्वतंत्र कार्यालय प्रावधान करता है। क्या ये सही है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट ऑप्शन आता है CAG राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आपका सही है? तो केवल आपका दूसरा वाला सही है, पहला वाला आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब सत्य नहीं है तो गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो व्यक्ति की 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष कैसे? ये तो गलत है, तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यही गलत है ना। भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, बिल्कुल बात ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस पद के हटाया जा सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कोई भी निर्धारित नहीं की गई है, वरिष्ठतम जो भी व्यक्ति होता है उसको न्यायाधीश बनाया जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही? लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति को दे सकता है। बिल्कुल बात ठीक है, अगर सदन की नेता अनुरोध करता है तो सदन की गुप्त रूप में जो सम्मति होती है, बैठक होती है, उसको अनुमति दे देता है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। बिल्कुल बात ठीक है, तो डी ऑप्शन पर आप जाओगे। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही भी है। क्वेश्चन 124 पर चलते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा कथन सत्य है? इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। ये गलत है, संवैधानिक ऐसा कुछ नहीं है ना। न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है। क्या कह रहा है? न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है। बिल्कुल बात ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। यह यथोचित न्याय प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। ये भी ऑप्शन गलत है। इसका कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सलाहकार अधिकार क्षेत्र है इसका, है ना। राष्ट्रपति को सलाहकारिता देती है। नेक्स्ट आता है कि निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कि गलत कौन सा है निंदा प्रस्ताव के बारे में। चलो देख लेते हैं। लोकसभा में इस प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होगा। बिल्कुल बात ठीक है, बताना होगा। इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। इसे विशिष्ट नीतियों कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल बात ठीक है, कोई विशिष्ट नीति पॉलिसी होनी चाहिए तभी इसको लाया जाता है, क्योंकि यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना होगा। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब कि यही आपका सही होगा। 126वां क्वेश्चन आता है कि लैम्डक सत्र शब्द का तात्पर्य। अब देखो, लैम्डक जो सत्र होता है ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्डक सत्र का तात्पर्य क्या है? तो नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को कहते हैं लैम्डक सत्र। सीधी सी बात है, नई लोकसभा के जो निर्वाचित हो जाते हैं लोग और वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसी को लैम्डक सत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही नहीं? व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध होते हैं। अब बिल्कुल ठीक है। उन्हें संसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ये भी बात ठीक है, बिल्कुल होती है। सभी विशेषाधिकारों को लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत संहिताबद्ध किया गया है। नहीं, ऐसी कोई यहाँ प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार। तो सी ऑप्शन आपका जो गलत है वही सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों के संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। ये भी ठीक है। तो ए बी डी आपके सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका जो गलत था वो आपका क्वेश्चन के लिहाज से सही है। भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? ये देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। कब तक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? तो आप बोलोगे 4 बार किया। कब कब किया जा चुका है? तो 1952 में किया जा चुका है, 1962 में किया जा चुका है, 1972 में किया जा चुका है और अंतिम बार 2002 में किया। चारों बारों की डेट याद कर लो, लिख लो। अब लोग 4 बार परिसीमन आयोग का भारत में अभी तक गठन किया जा चुका है। ठीक। संविधान की अनुसूची और प्रावधान है, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो छोटा कर लूँ क्या? छोटा कर लेते, देखिए मिलाने में आसानी। चलो ठीक। एक तरफ संविधान की अनुसूचियां हैं और एक तरफ प्रावधान है, मतलब किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान रखा गया है, ये क्वेश्चन। छठी अनुसूची। अब ये जो छठवीं अनुसूची है वो क्या कहती है? छठवीं अनुसूची कहती है भैया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध। ठीक है, दूसरे से मिला दो। 9वीं अनुसूची क्या कहती है? भैया इंपॉर्टेंट है। 9वीं अनुसूची कहती है कि भूमि सुधारों से संबंधित राज्य की विधानसभाओं में अधिनियम तथा विनिमय करना। ठीक है, इसको तीसरे से मिला देते हैं। तीसरी अनुसूची क्या कहती है? तो तीसरी अनुसूची कहती है शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप के बारे में। और 5वीं जो अनुसूची है वो क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध के बारे में। ये आपका इस तरीके से आप भी थोड़ा सा देख लेना, वीडियो को पॉज करके। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। और तो मैं साफ भी कर देता हूँ जैसे कि आप लोग भी मिला सकते, पढ़ लेना और मिला भी लेना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर से। एक 130वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित या सुमेलित नहीं? बात ये कर रहा है कि 130वां तो क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के भाग से संबंधित नहीं है, ऐसे मतलब यहाँ भाग दिए गए हैं और उनमें से संबंधित कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे सी वाला आपातकालीन प्रावधान संबंधित इस भाग से नहीं है। ठीक, आपातकालीन प्रावधान का संबंध किस भाग में है अगर हम बात करें, कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपातकालीन का प्रावधान किस भाग में है। आपातकालीन का जो प्रावधान है वो आपका किसमें है, एक्स वी ट्रिपल आई में। ठीक, तो आपातकालीन प्रावधान और आर्टिकल की बात की है 352 से लेके 360 तक प्रावधान रखा गया। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं। ये इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसने तो क्वेश्चन में लगा दिया कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। और कौन सी नहीं है, तो आप कहोगे विशेषित वीटो नहीं, जबकि अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है, लेकिन विशेषित वीटो नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है कि भारत के संविधान में वर्णित रिट के बारे में सही। देखो रिट जो जाहिर की जाती है वो इंपोर्टेंट है, और रिट के बारे में सही कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार और अन्य कानूनी अधिकार दोनों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। गलत नहीं करता, रिट अधिकारता अमेरिकी कानून से उधार ली गई है। तो ऑप्शन में आपका डी पे जाओगे, ना ही पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। अच्छा, आप सही क्या है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है वो 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहां पर ध्यान रखिएगा डी वाला जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो भारत में एक ऐसा संविधान संशोधन तो हुआ है जिसको लघु संविधान मतलब कि छोटा संविधान रूप में माना जाता है। कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हम लघु संविधान, इतने इसमें संशोधन हुए हैं कि इसको लघु संविधान की श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं। अब बात कर रहा है कि भारत में इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा है जो संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो है, शक्तियों का विलय भी है, राजनीतिक एकरूपता भी। शक्तियों का पृथक्करण संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बात कर रहा है। विचार, क्या विचार है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार। गलत, केवल राष्ट्रपति को मृत्युदंड क्षमा कर सकता है, राज्यपाल उसका लघुकरण कर सकता है, ना कि क्षमा कर सकता है। कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन पे जाओगे आपका केवल सही। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। अब डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसका उपकरण नहीं है एक तरीके से, तो कौन सा नहीं है, जनमत संग्रह है, पहल है, जनमत संग्रह है, लेकिन फिर भी लंबन लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उपकरण नहीं है। ठीक, बजट की अधिनियमन में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए और अंतिम चरण से शुरू करें सही क्रम में व्यवस्थित। तो यहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम में बजट कैसे शुरुआत की जाता है और अंतिम चरण के दौर तक उसकी बात करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, तो पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर क्या होता है, फिर आपका भैया होता है सामान्य चर्चा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अनुदानों की मांग पर मतदान होता है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और फिर जब अनुदान की मांग पर मतदान हो जाता है तो विनियोग विधेयक पारित करके आवंटन कर दिया जाता है चौथे। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 बी ऑप्शन पर लिख रहा हूं। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में कथनों पर विचार। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में विचार करना है। सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। गलत, नहीं किया जा सकता। सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होती है, ऐसा भी कुछ नहीं। तो ऑप्शन आपका डी जाओगे, ना ही पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब विपक्ष, जैसे कि अभी वर्तमान में कौन है विपक्ष के नेता, राहुल गांधी है। तो और पक्ष के नेता कौन है, मोदी जी हैं, पीएम है जो। तो विपक्ष के नेता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसकी बात कर रहा है कि भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। बात ठीक है, नहीं है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार होते हैं। बिल्कुल बात होती है, कैबिनेट जो मंत्री होता है
विपक्ष के नेता को उसी बराबर के अधिकार प्रदान हकदार दिए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही। सांविधिक अनुदानों के संबंध में कौन सा कथन सही? सांविधिक जो अनुदान होते हैं उनके संबंध में बात कर रहा है। अनुच्छेद 275 में संसद को राज्यों को सांविधिक अनुदान देने का अधिकार है। ठीक है, सांविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों ही। राज्य की मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। राज्य की मुख्य सचिव के बारे में बात कर रहा है कि कथनों पर विचार कर लेते हैं। मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए किया जाता है। गलत। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है, राज्य के मुख्य सचिव के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो आप सी पर टिक लगाओगे, केवल आपका दूसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है। नेशनल वोटर डे भैया कब मनाया जाता है? आप कहोगे 25 जनवरी को। अच्छा, जल्दी से ये बताओ कि उत्तर प्रदेश का जो डे है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, उत्तर प्रदेश के स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण की योजना इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। क्या ये ठीक है? बिल्कुल बात ठीक है, इसे 2021 में ही लॉन्च किया गया। केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को इस योजना का लाभ के लिए पात्र होते। गलत। तो आप ऑप्शन केवल ए पे जाओगे, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र को नामांकित है वे स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, डिप्लोमा हो, कौशल विकास हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग छात्र हो, इस योजना को सभी को लाभ मिलता है। ठीक है, त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके लिए तो त्रिनेत्र तीसरी आंख, एक तरीके से क्या कह रहा है, तीसरी आंख का जो ऐप 2.0 बनाया गया, किसके लिए? तो आपराधिक रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, आपराधिक रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए इसको बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही? अच्छा क्वेश्चन है। आयुष्मान योजना यह सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा, बिल्कुल बात ठीक है। इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करना वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। ये गलत है, तो ऑप्शन आपका केवल ए वाला सही है, केवल एक सही है। लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको कब लॉन्च किया गया था? 2018 में ही लॉन्च किया गया था। लेकिन किसके लिए? माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए। प्राथमिक और द्वितीयक, माध्यमिक नहीं, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 5 लाख रुपए तक की राशि को प्रदान इसमें किया जाता है, तो इंपोर्टेंट है। मसान होली एक विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को कहां पर मनाई जाती है? मसान होली की बात करें, कहां मनाई जाती है? वाराणसी में मसान होली को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, 2 दिनों तक चलती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अन्य राज्यों की सीमा से अधिकतम संख्या में जुड़ा है? तो एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो अन्य राज्यों से अधिकतम सीमा से जुड़ा है, लेकिन वो कौन सा जिला है? आप बोलोगे भैया वो जिला सोनभद्र है। कितने जिलों से जुड़ा है, कितने राज्यों से? तो 4 राज्यों से जुड़ा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। अब अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में आए कि सोनभद्र के बाद ऐसा कौन सा है जो 3 राज्यों से जुड़ा है, तो सहारनपुर जुड़ा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? सांसद स्थानीय विकास योजना के बारे में बात कर रहा है। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और जिसकी घोषणा 1993 में की गई। बात ठीक है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, दोनों है। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को सम्मिलित किया गया। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को, तो ये सी ऑप्शन है आपका, दोनों में सही। आज का हमारा अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है और यह उत्सर्जन वातावरण में उत्सर्जित किया जाता है। गलत। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। ये भी गलत। तो आपका डी ऑप्शन है, ना ही पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चनों को हमने पूरा कर लिया है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप है,
वहां पर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से खुद से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। किसी भी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करो, टेस्ट सीरीज का बहुत महत्व होता है, ध्यान रखिएगा, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार टेस्ट सीरीज का आप लोग फायदा उठा लीजिएगा। बाकी की नेक्स्ट वीडियो फिर से पुनः मुलाकात करेंगे। आगे के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद।